गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास अपनी शरीर क्रिया एवं रचना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कॉमन टॉपिक रहने वाला है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का धातु पोषण। धातु है हमने पढ़ ली पहले, और पेज नंबर 83 नंबर पेज पे धातु पोषण, धातुओं का पोषण कैसे होते हैं। सबसे पहले तो धातु कहते किसे हैं? जो शरीर को धारण करती है उन्हें धातु कहते हैं, ठीक है। और धातुएं होती कितनी हैं? धातुओं की संख्या 7। कौन कौन सी? अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। तो 7 धातुएं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्या है, धातु का पोषण कैसे होता है, ठीक है। धातुएं पुष्ट कैसे रहती हैं, अपना अपना काम अच्छे से कैसे कर पाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम आहार लेते हैं, उसके बाद क्या होगा है, पाचन होगा, ठीक है। आहार लिया, उसका पाचन हुआ। सबसे पहले क्या बनता है आहार का पाचन होने से? रस, आहार रस बोलते हैं जिसे। ये आहार रस बन गया। इसके पश्चात धातुओं का पोषण होगा। इसके जो आहार रस है, इसके बाद जो धातुएं शुरू होती है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूअस उनका पोषण होता रहता है। तो धातुओं से भी सबसे पहले, अगर धातुओं को पुष्ट करना है, पोषण देना है, तो सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा? आहार रस, ठीक है। आहार के द्वारा जो हमें रस मिलेगा, आहार रस, उसके द्वारा आगे कंटिन्यू जो धातुएं हैं वो ग्रो करती रहेंगी। अब ये कह रहे हैं एक धातु क्या करता है, दूसरे धातु का आहार होती है। एक धातु दूसरे धातु का आहार होती है। जैसे आहार रस से क्या हो गया, रस धातु बन गई, ठीक है। अब ये किसका आहार है? रक्त की। फिर रक्त किसका आहार है? मांस का। मांस किसके आहार हो गया? मेद। ये अस्थि का, मज्जा, एंड लास्ट शुक्र, शुक्र, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यूअस एक धातु दूसरे धातु का आहार है, ठीक है। तो हिमांशु, मेद किसे कहते हैं? फैट को, ठीक है। और मज्जा, हड्डियों के अंदर जो धातु पाई जाती है उसे मज्जा कहते हैं, ठीक है। अस्थि, हड्डी, अस्थि, हड्डियां, ठीक है। तो अब हम जब बात करते हैं आचार्यों की, अलग अलग आचार्यों ने क्या किया है, जो ये पोषण करने की जो क्रियाएं हैं उसके लिए अलग अलग थ्योरी दी है, ठीक है। अलग अलग थ्योरियां दी है। तो मेनली क्या है, धातु पोषण में 3 थ्योरियां प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है, शीर्षदधि न्याय। सबसे पहली थ्योरी क्या है, इसको हम धातु पोषण क्रम कहते हैं। धातु पोषण क्रम, धातु पोषण क्रम। इसमें सबसे पहले क्या है, शीर्षदधि न्याय। जो पहली थ्योरी है वो क्या है, शीर्षदधि न्याय। आयुर्वेद की हर चीज को समझने के लिए हर वर्ड को हम तोड़ के देखेंगे। किसी चीज को समझने के लिए उस वर्ड को तोड़ के देखना अपने कि क्या मतलब बन सकता है उसका। तो इसको हम लोग अलग कर लेंगे।
शीर, शीर किसे कहते हैं अपन? सिर को जो वो शिरा होता है, सिर वाला शिरा होता है, ये शीर है। किसे कहते हैं? दूध को? दधी? दही को? न्याय? लासी नहीं है, थ्योरी है ये तो थ्योरी है बस। जैसे अपन कहा ना, 3 मुख्य थ्योरियां प्रचलित हैं, उसमें सबसे पहली है शीर, दधी, न्याय। तो इस थ्योरी से क्या कहना चाह रहे हैं? शीर, दधी, न्याय जो, और दूसरे इसमें है केदारी कुल्य। तो आप पहले शीर, दधी, न्याय की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, जिस प्रकार दूध संपूर्ण रूप से दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे दूध क्या है, पूरा दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, दूध दही में बदल जाता है। और दही सर्वात्मा नवनीत, नवनीत कैसे कहते हैं अपन? है मक्खन को, जो मक्खन है ना निकालते हैं अपन, उसको नवनीत भी कहते हैं, ठीक है। दही किस में बदल जाती है? मक्खन में, ठीक है। तो और नवनीत मक्खन किस में हो जाता है? मक्खन का अपन घी बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या कह रहे हैं, रस धातु, रस क्या होता है, रस, रस धातु में मिश्रित होकर रस धातु के बाद अग्नि द्वारा पक्व होकर, अपन ने सप्त अग्नियां पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? कहाँ से देख रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ये 7 अग्नियां हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आहार का पाचन होगा, आहार रस बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, रस बन गया तो रस का पाचन कौन करेगी? रसाग्नि। फिर रक्त बन गया तो रक्त का पाचन कौन करेगी? रक्त अग्नि। इसी तरह से कंटिन्यू, जिस जिस धातु की अग्नि है वो उसका पाचन करेगी, और नेक्स्ट जो धातुएं हैं उसको पोषण करेगी। मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शुक्र। क्रम में सर्व आत्मा अग्नि से पक्व होकर उत्तर धातु में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह से पक्व होकर उत्तर धातु यानी कि नेक्स्ट जो धातु है उसमें परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस पक्ष को क्या बोल रहे हैं? कर्म परिणाम पक्ष या शीर, दधी, न्याय, ठीक है। जैसे कर्म हो गया ना, सबसे पहले दूध है, दूध से दही बनी है, दही से मक्खन बन गया, मक्खन से घी बन गया। तो ये उसका एग्जाम्पल देते हुए क्या कहना चाह रहे हैं, इस तरह से रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। कर्म में जो चलती है, जैसे इस प्रकार पोषण होता है किसका? धातुओं का, ठीक है। तो धातुओं का निर्माण काल, धातुओं बनती कितने समय में है, इसमें भी क्या है, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है, ठीक है। कुछ लोग तो कह देते हैं एक ही दिन में बन जाता है। जैसे आहार के पाचन के पश्चात प्रसाद रूपी अन्न रस से कितने काल में कौन सी धातु बनती है? वो तो आपने अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पाचन का टाइम बताया था 4 घंटे, धातुओं की बात नहीं की थी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अन्न रस से धातु, रस धातु, फिर रक्त धातु, इनका निर्माण कितने समय में होता है? एक तो आचार्य ने बताया 1 दिन, ठीक है, कह रहे हैं 1 दिन में शुक्र की उत्पत्ति हो जाती है। फिर क्या है, किसी ने बताया 1 सप्ताह में, 1 हफ्ते में उसकी, मतलब जो लास्ट धातु कौन सी होती है अपनी? शुक्र। खाना पानी खाया तो 1 हफ्ते में उसकी उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। अन्न रस से शुक्र का निर्माण। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ आचार्य मानते हैं 30 दिन में, 1 महीने में। जो अपन ने आज खाया उसका शुक्र कब बनेगा? 1 महीने बाद, ठीक है। तो सही, सही अभी तक इतना पूरा मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट किसी का प्रूव नहीं हुआ, मॉडर्न साइंस के अनुसार है ना।
मॉडर्न साइंस वाला तो वही है, सेम डे वाला। भाई पच गया, पचते ही आपके ब्लड में आ गया, फिर आगे जो आपका मेटाबॉलिज्म होना है। ठीक है, मॉडर्न में हर चीज फर्स्ट होती है, मॉडर्न साइंस में हर चीज फर्स्ट चलती है। तो अब क्या आचार्य सुश्रुत ने कहा है, अनरस एक धातु में 3015 कला ठहरता है। कला क्या है, जैसे एक बार अपने आग झपकाई और खोली, इस तरह से टाइमिंग है, टाइमिंग को अपने कला में लिया है। तो रक्त धातु से शुक्र धातु बनने तक 18,090 कला का समय लगता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। तो अग्नि के न्यून बल से रस से शुक्र 30 दिन, मध्य बल से अगर किसी का मतलब नॉर्मल बल है तो उससे क्या है 30 दिन में शुक्र, और अगर मध्य बल है, मीडियम किसी का बल है तो क्या है 6 दिन में। अग्नि के बलवान होने पर रस से शुक्र 1 दिन में बनता है। तो ज्यादा जो मान रहे हैं ये आचार्य वो 1 दिन वाला मान रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी क्षीर दधि न्याय। तो अब जैसे सबसे पहले क्या था, आहार रस बना, भोजन किया, आहार रस बन गया, तो उसमें क्या है 2 भाग बनेंगे। एक तो हर चीज के जब भी कोई किसी चीज का पाचन होता है 2 भाग कौन से बनते हैं, एक तो सार भाग, एक कीट भाग। ठीक है, सार भाग क्या है, जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, जिसको अपनी बॉडी यूज लेगी किस लिए, एनर्जी के तौर पे, अपना फंक्शन, बॉडी फंक्शन के लिए। दूसरा क्या है कीट भाग। कीट भाग क्या है, वेस्ट, जो वेस्ट है जिसको आप बॉडी से बाहर निकालेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आहार रस अन्न रस बन गया, और कीट भाग मल भाग क्या बन गया, मूत्र और पुरीश। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, अन्न रस धातु मिश्रित होते हैं, सूक्ष्म भाग स्थूल भाग रस धातु मल भाग हो गया कफ। फिर रस का मैंने आपको बताया था, जो मल क्या बताया इन्होंने, कफ, रस धातु का कफ। रस धातु की उप धातु भी आपको पढ़ाई है, उप धातु आप पहले पढ़ी थी। तो उप धातु कौन सी होती है, रस धातु की उप धातु कौन सी होती है, एक तो आर्तव, आर्तव, और है दूसरा उप धातु में भूल गए क्या है, आर्तव और सतन्य, तन्य दूध। ठीक है, फिर रक्त धातु, रक्त अग्नि से पाचन होगा रक्त धातु का, तो उससे क्या क्या बनेगा, एक तो रक्त धातु बनेगी, उसका वेस्ट क्या बनेगा, पित्त। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया क्षीर दधि न्याय, जिसे कर्म मतलब जैसे दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, इस तरह से कह रहे हैं आगे से आगे धातुओं का पोषण होता रहता है। क्षीर दधि न्याय, क्षीर का मतलब दूध, दधि का मतलब दही, न्याय मतलब ये थ्योरी है। फिर क्या है केदारी कुल्य न्याय, न्याय केदारी कुल्य न्याय। ये थ्योरी समझने के बाद में व्हाट्सएप चला लेना। केदारी कुल्य न्याय, जिस प्रकार खेत में जल छोड़ते हैं, जैसे खेतों में अपने वो क्या होती है इस तरह से क्यारियां होती है ना, तो वही है केदारी कुल्य न्याय। जल छोड़ते हैं वो क्या है, सर्वप्रथम निकट क्यारी में पहुंचता है, मतलब उसके पास में, जैसे यहाँ से अपने पानी छोड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पहले इस साइड जा रही है, फिर आगे जाके इस साइड से क्यारी है। ठीक है, ये कह रहे हैं सबसे जो निकट होगी पहले उसमें जल जाएगा, फिर उससे जो दूर है थोड़ी, फिर नेक्स्ट, ऐसे करके कंटिन्यू। ठीक है, ये थ्योरी दे रहे हैं कि जैसे सबसे पहले रस धातु बन गई, रस से पोषण होगा रक्त का, रक्त से पोषण होगा मांस का, मांस से पोषण होगा मेद का, इस तरह से कंटिन्यू सारी धातुओं का पोषण होगा। इस थ्योरी में केदारी कुल्ले, इसका कहने का मतलब ये है
कि जैसे आप खेतों में पानी छोड़ते हैं, जो सबसे नज़दीकी क्यारी होती है उसमें पानी पहुँचता है, फिर उससे दूर, तो वहाँ पर यथा आवश्यक जल प्रदान कर उसे तृप्त करता है। समय समय पर उसे यथा आवश्यक जल प्रदान करके उसे तृप्त करता है। उसके पश्चात नाली द्वारा अगली क्यारी में, फिर उससे अगली में जाता है। इस प्रकार क्यारियों को सिंचित करता हुआ शेष जल उत्तरोत्तर क्यारियों को सींचता है। आगे से आगे सभी क्यारियों में पानी से उसको सींचता है। ठीक है, तो रस धातु का पोषण होता है। तत्पश्चात मांस आदि का उसके बाद धातु के रूप में परिवर्तित होकर उत्तर धातु का पोषण करता है। उत्तर धातु मतलब उससे नेक्स्ट वाली धातु जो है उसका पोषण होता है। तो वही आ गया, फिर इसमें भी वैसे ही है। पहले प्रसाद भाग क्या बना है, आहार रस, फिर उसका कीट भाग क्या बना है, मूत्र और पुरीश। ठीक है, इस तरह से फिर आगे से आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। थर्ड क्या है, खलेक पोत, खलेक पोत न्याय। ये होगी केदारी कुल्य। पहला हो गया सिरदर्दी, दूसरा केदारी कुल्य, तीसरा हो गया खलेक पोत। खलेक पोत न्याय एक थ्योरी ये, जैसे कहते हैं पक्षी अपने अपने घरों से निकल के दाना चुगने जाते हैं सुबह। जैसे किसी खलिहान में दाना चुगने के लिए इकट्ठे हुए कबूतर जब तृप्त होकर अपने अपने घोंसले निवास स्थान को जाने के लिए उड़ते हैं, तो जिसका निवास स्थान जितनी दूर होता है उसका रास्ता भी उतना ही दूर होने से पहुंचने में अधिक समय लगता है। जिसका निवास स्थान समीप होता है वह शीघ्र पहुंच जाता है। मतलब घुमा फिर आगे बात वही है तीनों थ्योरियों की। ठीक है, मतलब जो पहले धातु है उसका पोषण होता है, फिर नेक्स्ट धातु का होता है। अब जैसे कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे खेत में यहाँ कबूतर बैठे हैं बहुत सारे, इन्होंने दाना चुग लिया, जब तृप्ति होगी इनकी फिर ये उड़ के अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ निकलते ही 1 किलोमीटर पे इस पेड़ पे इसका एक कबूतर का गया, ये यहाँ पे रुक गया, फिर अगले नेक्स्ट किलोमीटर पे एक और पेड़ है वहाँ पे दूसरा रुक गया। इस तरह से कहते हैं जैसे जैसे नज़दीक घर होंगे, जैसे जैसे नज़दीक वाली जो धातु है उसका पोषण होगा, फिर नेक्स्ट का होगा, फिर नेक्स्ट का होगा। इस तरह से जितनी दूर होता है उसका रास्ता भी उतना ही दूर होने से पहुंचने से अधिक समय लगता है। तो जो दूर होगी जो धातु उसका पोषण होने में उतना समय लगता है। ठीक है, यानी कि जो रस धातु है उसका पोषण सबसे जल्दी होगा और शुक्र धातु का पोषण सबसे अंत में होगा। ठीक है, और ये तो होगी 3 मुख्य जो थ्योरीज है। तो उसके बाद क्या है, एक और भी है, एक काल धातु पोषण पक्ष। एक और थ्योरी कौन सी आ गई, एक काल धातु पोषण पक्ष। इसके नाम से कुछ आइडिया लग रहा है, एक काल धातु पोषण पक्ष है। एक को एक काल धातु पोषण पक्ष, एक समय में एक काल। जैसे वो कह रहे हैं पहले क्या था, जैसे पहले जो नजदीकी धातु है उसका पोषण है, फिर नेक्स्ट का है, फिर नेक्स्ट का है। तो इसके नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं एक काल, यानी कि एक ही समय में सारी धातुओं का पोषण हो जाएगा। इस पक्ष का मतलब क्या है, एक ही समय में। अब उसमें तो क्या है, कोई तो कह रहा था 1 दिन में, कोई कह रहा है 15 दिन में, कोई कह रहा है 30 दिन में। तो ये वाली जो थ्योरी है ये कह रही है एक ही काल में। ठीक है, आहार का पाचन होने के पश्चात आहार रस सभी 7 धातुओं को स्रोतों में प्रवेश कर रस रक्त आदि धातुओं को उत्पन्न करता है। यह एक काल धातु पोषण क्रम कहलाता है। यानी कि जैसे आहार रस बन गया तो साथ के साथ ही सभी धातुओं का पोषण करना स्टार्ट कर देती है। व्यान वायु अपने विक्षेपित क्रम के द्वारा रस धातु को शरीर में एक साथ ही हमेशा संवाहित
अरुंधत ने अपने टीकाकरण में चौथे पक्ष का पोषण संबंध में उल्लेख किया है। रस से एक साथ एक समय में सातों धातुओं की उत्पत्ति, जैसे इसका नाम से अपने को पता लग रहा था, एक काल, काल का मतलब क्या होता है, समय, ठीक है। तो धातुओं का पोषण एक ही समय में हो रहा है। जैसे ही आहार लिया, आहार का जो आहार रस बना है उससे फिर क्या होगा, डायरेक्टली रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सबका पोषण एक साथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे धातुएं, धातुएं अपन ने कर ली थी पहले, धातुएं भी कर दी, उप धातुएं भी कर ली थी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है लिम्फेटिक सिस्टम। उसको थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, कंप्लीट उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक बार उसकी थोड़ी सी इंट्रो बता देता हूँ आपको कि होता क्या है मेनली। लसिका संस्थान जिसे बोलते हैं, लसिका तंत्र, आज नहीं लसिका, वो लस्सी नहीं, लसिका, लिम्फेटिक सिस्टम जिसे बोलते हैं अपन। लसिका तंत्र या संस्थान, इसको मॉडर्न साइंस में बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, कल मैंने शायद इसके नोट्स डाले थे ग्रुप में आपके, किसी ने पढ़े हो तो, लिम्फेटिक सिस्टम के, ठीक है, आज पढ़ लेना, कल आप इसको डिटेल में करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये भी एक, जैसे ब्लड वेसल थी ना अपने, उसका जाल था, इसी तरह इनका जो लिम्फेटिक वेसल का भी जाल होता है। जैसे ये क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का दोनों का एक सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम का भी और इम्यून सिस्टम का दोनों का एक सिस्टम है ये, ठीक है। इसमें भी जैसे ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल कौन कौन सी होती हैं, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, ब्लड किसके द्वारा बहता है, वेन और आर्टरी, धमनी और सिरा, है ना। सिरा किसे कहते हैं, वेन को, और धमनी आर्टरी को, ठीक है। उसी तरह से तो ब्लड वेसल दो है ना, आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन। तो हिमांशु शुद्ध जल इन दोनों में से कौन से में होता है, हाँ, शुद्ध जल कौन सी ब्लड वेसल में सर्कुलेट करता है, किसमें, आर्ट में, आर्ट में तो दोनों ही होते हैं, शुद्ध भी होता है शुद्ध भी होता है। शुद्ध खून इन दोनों ब्लड वेसल में से किस में होता है, वेन में, आर्टरी में, और उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुद्ध खून को मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं आप उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो शुद्ध रक्त होता है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होती है ना, जिसमें ऑक्सीजन होगी तो वो अपने आप ही शुद्ध हो गया, ठीक है। और वेन में अशुद्ध रक्त। अच्छा, जो अपने को विकास ये ऊपर दिखाई देती है, ये वाली, ये जो सॉरी, ये क्या है, आर्टरी है, वेन है, वेन है, ठीक है। तो अपन जो सैंपल लेते हैं नॉर्मली वो अपन वेन्स में से लेते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू कलर की है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए इनका कलर भी इस तरह से ब्लूइश होता है। और आर्टरी जो है उसका कलर रेड होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आर्टरी का सैंपल कब लेते हैं आप विकास, नॉर्मली डिजीज में चेकअप के लिए आप वेन से सैंपल ले लेते हैं, तो आर्टरी से भी सैंपल लेते हैं कभी या नहीं लेते,
अंकित, अपन नॉर्मली वेन से सैंपल लेते हैं पेशेंट का, तो क्या आर्टरी से भी सैंपल लेते हैं क्या? कब लेते हैं? कब लेते हैं? रोग होने पे? तो कौन सा रोग होने पे है? कोई सा भी? तो फिर वो तो वेन से लेते हैं हम, जैसे टाइफाइड होगी तो आप वहाँ जाएंगे लैब, लैब के अंदर, वो तो वेन में से निकाल लेगा। है लंग्स डिजीज अगर मान लो आप टीबी की बात करें तब भी वो वेन में से निकाल लेगा सैंपल, या निमोनिया होगा तब भी वो अपने इसमें से निकालेगा वेन में से। कभी सुना मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस? सुना है? होता क्या है ये नहीं पता। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं वो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। एक तो मेटाबॉलिक, एक तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस, दो होते हैं उसमें। एक तो होता है एसिडोसिस, एक होता है एल्कलोसिस। यानी कि इसमें क्या होता है, एसिडोसिस में अपनी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, H प्लस आयन बढ़ गए, ठीक है। और एल्कलोसिस में क्या है, बेस बढ़ जाता है, बेस OH आयन, ठीक है। अब एसिड और बेस क्या होता है, अब बात करें अपन एसिड और बेस की बात करें तो क्या है, जो हमारे बॉडी में पीएच है, ठीक है, पीएच लेवल जो होता है अगर वो 7 से या 6 से कम है, 7 से कम मान लो, नॉर्मल पीएच 7.4 कुछ ऐसे है, इससे कम है तो वो क्या है, एसिड। अगर इससे ज़्यादा है तो बेस, ठीक है। नॉर्मली 7.3 या 2 इस तरह से अपनी पीएच रहती है बॉडी के ब्लड की, ठीक है, ब्लड की अपने पूरे शरीर की, ठीक है, यहाँ रहनी जरूरी है। अगर ये कम हो गई तो एसिड में जा रही है, फिर मतलब अपना मेटाबॉलिज्म सिस्टम अपना खराब हो रहा है। अगर वो इधर जा रही है तब भी वो अपने को दिक्कत है, ठीक है। तो एसिडोसिस बोल दिया इससे कम हुई, और एल्कलोसिस बोल दिया इससे ज्यादा हुई। तो अब दो सिस्टम के लिए वो होती है ये दोनों प्रोसेस, एक तो रेस्पिरेटरी, एक तो रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है, एल्कलोसिस भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है, एक है मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोल दिया तो आपने जो लंग्स वगैरह है उनमें एसिडिक हो गया सिस्टम, और अगर अपने रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बोल दिया तो क्या होगा, अपने लंग्स में फेफड़ों में बेस, बेसिक हो गया, ठीक है। और फिर मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है अंकित, व्हाट्सएप छोड़ दे यार। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, होता क्या ये दोनों है, क्या बनता है मेटाबॉलिक, एनाबॉलिज्म क्या होता है? अच्छा जुड़ते हैं। और कैटाबॉलिज्म में कोई भी चीज अगर बनी है तो एनाबॉलिज्म है, टूटी है तो कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। सेल्स की बात कर सकते हो आप, ठीक है। तो दोनों मतलब जो टूट फूट हुई है बॉडी में उसको मेटाबॉलिज्म बोल दिया। तो अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल लेंगे तो यानी कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एसिड बढ़ गया,
और अगर एल्कलोसिस बोल देंगे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो 4 चीजें होगी ना ये, तो इसमें क्या हो गया, बेस बढ़ गया। ठीक है, तो दिक्कत दोनों में होती है, नॉर्मल रहना होता है ये। ठीक है, यानी कि दिक्कत होगी अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस बोल दिया तो यानी कि सांस में अपने को प्रॉब्लम हो रही है बंदे को, और अगर मेटाबॉलिक में बोल दिया तो पूरी बॉडी में उसको, मतलब ब्लड में। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस हो गए। जो सीरियस कंडीशन वाले पेशेंट होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर आप उनको इंजेक्शन कौन कौन से देने शुरू कर देते हैं। अगर एसिडोसिस है तो उसको आप एंटासिड से नहीं बात बनेगी उधर, अब वो मतलब हाइयर लेवल पे चला गया, तो वो तो सिर्फ पेट के लिए है, पेट की एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड। तो ब्लड में अगर आपके है या एस्पिरेटरी में है तो आपको सोडा बाइकार्ब के इंजेक्शन सुने, सोडा बाइकार्ब सुना इंजेक्शन, इमरजेंसी में काम किया कभी? फिर क्या होता है सोडा बाइकार्ब? जिस बंदे ने इमरजेंसी में काम किया है तो उसको पता होगा, ये SVC सोडा बाइकार्ब और कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये उनके हथियार होते हैं पूरे तगड़े वाले। सोडा बाइकार्ब और कैल्शियम ग्लूकोनेट, अगर किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, बंदा ज़्यादा सिक है, ठीक है, और जैसे मान लो कोई पॉइजन केस आ गया आपके पास, है ना, जो पॉइजन केस है, किसी ने स्प्रे वगैरह पी लिया, ठीक है, उसका भी हम क्या कराते हैं, ABC करवाते हैं। ABG, ये भी मैंने आपको बताया था एक दिन क्लास में, ABG क्या होता है। जो आर्टरी से सैंपल लेते हैं ना अपन, उसे ही ABG बोलते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस। जो पॉइजन वाला केस होता है वो क्या है, उसके सांस ऐसे मतलब बहुत लंबे लंबे से सांस लेने लग जाएगा, ठीक है, तो उससे अपने को पता लगता है, हो सकता है इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया हो। ठीक है, तो ABG करवाएंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस। उसके अंदर क्या देखा जाएगा फिर, PO2 और PCO2, ठीक है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये बढ़ी हुई है ना इसकी PCO2, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसको, ठीक है, और एक इसमें आता है बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। समझे बात को? तो ये है आर्टेरियल ब्लड गैस, ABG। जब आप इमरजेंसी में कभी काम करो हॉस्पिटल में तो आपको ये चीजें सारी सामने आएंगे। ट्रामाडोल डाइक्लो से अकेले से बात तो नहीं बनेगी, अकेले ट्रामाडोल डाइक्लो से बात तो नहीं बनती। एक मैंने आपको थोड़े 2-4 दिन पहले बताया था, MI का पेशेंट है, तो MI का मतलब क्या है, कैंसर। MI क्या है अंकित? EMI नहीं यार, फोन की पूरी नहीं हुई क्या अभी तक? है पूरी है? कैश पे लिया क्या EMI पे लिया? कैश पे लिया, फिर EMI कैसे याद हुई? बढ़िया, MI। कहता रहा हूँ तुक्के हर जगह नहीं चलेंगे। एक बीमारी होती है MI, क्या होती है पूजा, विकास? MI रईस, M मोबाइल है, और आई क्या है, आईपैड? आई क्या, आईपैड है? हाँ, बता बता, थोड़ा थोड़ा नजदीक जा रहे हैं, हाँ काफी नजदीक आ गया, थोड़ा सा M वाले में दिक्कत है, नजदीक पहुंच रहा है काफी विकास। आई का तो ठीक है, इन्फेक्शन,
मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। अब इसको अभी इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया हिमांशु? मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया? इसको तोड़ के देख ले वर्ड को। किसी भी चीज को समझना आसान हो जाता है जब अपन उस वर्ड को सवाल में जवाब छिपा होता है। कार्डियो में इन्फेक्शन, कौन सी इन्फेक्शन? टाइफाइड के हैं? तो फिर विकास नाम बता दिया तो आइडिया लगा है। हार्ट की है, कार्डियो से मतलब लग गया कि हार्ट की कोई बीमारी है। तो क्या है फिर? मायो का मतलब क्या है? नाम से दिमाग लगा लो। मायो मतलब मसल्स, किसकी मसल? हार्ट की मसल। इन्फेक्शन मैंने आपको बताया रुकावट, इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन है, इन्फाक्ट। इन्फाक्ट मतलब रुकावट, इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन। मतलब आर इसमें साइलेंट है इसलिए आपको वो लग रहा है, वैसे इन्फाक्शन बोलेंगे, लेकिन सीधा इसको आर इसमें साइलेंट रहता है, इन्फेक्शन बोलेंगे, ठीक है। जो इन्फ्रैक्ट, इन्फ्रैक्ट बोलते हैं ना वहाँ, इन्फ्रैक्ट, इन्फ्रैक्ट ये है रुकावट। यानी कि हार्ट की मसल को जो ब्लड सप्लाई हो रही है ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेशन कर रहा है ना, डायलेट कर रहा है, उसके लिए क्या है, उसको भी तो ब्लड जरूरी है? खून का थक्का, खून का थक्का भी एक कारण हो सकता है, लेकिन क्या है, हार्ट की मसल को भी ब्लड सप्लाई जरूरी है, वो ऐसे धड़कने के लिए दिल को, ठीक है। अब क्या है, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई किसी कारण, ज्यादातर तो थक्के के कारण ही रुकती है, लिपिड के कारण। मैंने आपको बताया था ना, रास्ता बंद हो गया। एक जो हार्ट में जो आर्टरी जाती है, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको, दोनों साइड में जाती है। पहले कोरोनरी आर्टरी आती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। वो दोनों साइड की मसल को ब्लड सप्लाई करती है ताकि वो अपना काम करती रहे, ठीक है। अब उसकी ब्लड सप्लाई रुक गई तो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करना बंद कर दिया हार्ट ने। अगर वो बंद कर दिया तो क्या हो गया, सारे शरीर में अपने ब्लड जाना बंद, कनेक्शन खत्म, सारे ऑर्गन अपना अपना काम करना बंद। और जो वो ईसीजी की जो लाइनें होती ना, ऐसे पी क्यू आर एस टी, ये वाली ऐसे हो जाएगी प्लेन है। हाँ तो मर ही जाएगा, ये सब कुछ बंद ही हो गया तो मर ही गया। ये इस तरह से आने लग जाएंगी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। जब तक ये लाइनें टेढ़ी हैं तब तक आप चल रहे हैं, जब ये लाइनें सीधी होगी तो राम नाम सत्य, ठीक है। तो ये है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अपन ने एम आई, तो मैंने आपको एम आई की लोडिंग डोज बताई थी, लोडिंग डोज बताई थी। इसको अपन नॉर्मल भाषा में हार्ट अटैक भी बोल देते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। नॉर्मल बंदे इसको हार्ट अटैक बोलेंगे, लेकिन अपन मेडिकल वाले बंदे इसको एम आई बोल देते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में शॉर्ट टर्म चलती है, ठीक है। एक दूसरे को बताने के लिए इतना लंबा नहीं बोलते मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है जिसको, सीधा बोलते हैं एम आई का पेशेंट है सर, ठीक है। एम आई का, एक एम आई का मोबाइल होता है रेडमी वाला, एक एम आई ये दिल की बीमारी होती है। तो अब मैंने इसकी आपको डोज बताई थी लोडिंग, अब मेरे को लोडिंग डोज बता दो है। 3 बताई थी, 3 बताई थी, बता दो 3 कौन सी थी हैं?
आपके पास से कोई पेशेंट आ गया, वो बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ सेंटर में या इस साइड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जलन भी हो रही है, ठीक है। मेरे इस हाथ में भी दर्द जा रहा है, लेफ्ट में, शोल्डर में भी जा रहा है, बैक में भी जा रहा है, और यहाँ पे इधर जवाड़े में भी आ रहा है। ये लक्षण बंदा आपको बता रहा है और उसको पसीना भी आया हुआ है? तो वो बंदा किस चीज का पेशेंट है? अगर उसने ये लक्षण बताए आपको तो क्या किस चीज का पेशेंट है वो? MI का। फिर आप सबसे पहले उसको क्या दोगे? आपके पास ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आप कोई मेडिकल ही खोल के बैठे हो तो आप उसको क्या चीज़ दोगे वो सही सलामत हॉस्पिटल पहुंच जाए और मतलब उसकी ज़िंदगी बच जाए? एक एस्पिरिन होगी, कितनी है? 300। उसने खोल लिया मोबाइल में ना। अच्छा, सेकंड डिस्प्रिन में एस्पिरिन ही होता है। हाँ, जल्दी बताओ, सर ने क्लास लेनी है फिर आगे। है क्लोपिडोग्रल 300 mg, ठीक है। और रोजावास 80। ये साल्ट है, ये भी साल्ट है, ये ब्रांड नेम है, इसमें रोजुबा स्टेटिन होता है। साल्ट इसमें रोजुबा स्टेटिन होता है। तो है टैबलेट है, मुंह से देनी है, ना IM देनी ना IV देनी, ठीक है। फिर अपने आप हॉस्पिटल वाले IV उसको अपने आप दे देंगे, वो हेपारिन इंजेक्शन आएगा, हेपारिन 5000 आता है, वो अपने आप दे देंगे। ऑक्सीजन भी लगा देंगे, ट्रामाडोल भी लगा देंगे दर्द के लिए, ठीक है। तो वो बंदा एक बार स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आप उसके मतलब मौके पे ECG कर लो और ट्रोपाई वगैरह करवा लो। और क्या कराओगे? हैं 2D इको, 2D इको आते हैं क्या तुम्हारे सेंटर में? 2D इको वाले 2D इको करवा लो, उसमें क्या पता लगेगा? अच्छा, 2D इको में क्या पता लगेगा? वो तो मैंने बता ही दिया है, MI वाले पेशेंट कराए तो हार्ट से संबंधित ही होगा। इसमें EF का पता लगेगा, ये EF आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।